गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पीएम मोदी जी जो हैं उन्होंने 1 ईयर कंप्लीट होने पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिलीज़ हुए को लोगों को एड्रेस किया है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एड्रेस किया है। तो अब हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो है क्या। तो इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, 29 जुलाई को आई थिंक। तो एक साल कंप्लीट हो गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या इसके हाइलाइट्स हैं। तो स्कूल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में ये पॉलिसी कहती है कि हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सलाइज हो जाए, मतलब एजुकेशन मतलब सारे बच्चे स्कूल में हों, जो भी एलिजिबल हैं स्कूल जाने के लिए वो सब स्कूल में हो, ठीक है। तो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो चाहते हैं हम बाय द ईयर 2030, ठीक है। तो आप इसको याद रखना, क्योंकि ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देंगे आपको और ऐसा कुछ स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन को ये यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं बाय द ईयर 2035 या 2025। तो ये ईयर को चेंज कर देते हैं, तो इसमें ही जो है वो ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये ईयर भी याद रखने पड़ेंगे। फिर इसमें कहा जा रहा है कि 10+2 का जो सिस्टम है हमारा उसको चेंज करके 5+3+3+4 जो है करिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो लाया जाएगा। अब ये 5+3+3+4 क्या हुआ, मतलब 3 से 8 साल के बच्चों का, फिर 8 से 11 साल के बच्चों का, ये एक तरह से 4 उसमें डिवाइड कर दिया है, 4 ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो है 12 साल की ही होगी स्कूलिंग, लेकिन 4 जो है वो स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड ये स्कूलिंग होगी, ठीक है। इसमें 3 साल जो है वो प्री स्कूलिंग का भी प्रोविज़न रखा गया है। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को भी मजबूत करने के लिए इसमें बोला गया है, और कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगी आपकी एकेडमिक स्ट्रीम्स के अंदर। अभी क्या होता है कि साइंस और जो है समझ लो इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी जो, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल रिजिड सेपरेशन होती है, लेकिन इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देने की बात की जा रही है कि सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अपनाने की बात की जा रही है। फिर वोकेशनल एजुकेशन जो है वो 6th क्लास से ही शुरू हो जाएगी, इंटर्नशिप्स भी शुरू हो जाएंगी, और एटलीस्ट जो है 5th क्लास तक, 5th ग्रेड तक जो है आपको मदर टंग में ही जो है या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। फिर पूरा का पूरा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, एक बच्चा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, नॉट जस्ट इन एकेडमिक स्ट्रीम्स, और भी वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी पूरी 360 डिग्री जो है वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। फिर एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ताकि टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग अच्छी तरह की जा सके। बीएड का जो आपकी डिग्री होती है उसको बढ़ाकर 4 साल का कर दिया जाएगा बाय द ईयर 2030 तक, ठीक है। तो ये स्कूल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में है। हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमने 2035 तक 50% करनी है। तो ये याद रखना, डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में स्कूल एजुकेशन में 100% करनी है 2030 तक, और हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में 50% करनी है 2035 तक, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाया जा रहा है इसमें भी, ठीक है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम, इसमें कोई जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ना हो, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो। अगर मेरा मन है कि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, या फिर मैं आर्ट्स में से हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, तो आई विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो मैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगी इसमें। अब इसमें एक बहुत अच्छा जो प्रोविज़न है वो ये है कि 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल का अगर आपने जो है ग्रेजुएशन के कंप्लीट किए हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट किए हैं सिर्फ तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो एक तरह से बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेज के टाइम पर कुछ लोग जो है वो 1 साल या 2 साल में किसी भी वजह से जो है उनको एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। तो अभी क्या होगा कि उनको दोबारा उसे करना पड़ता है। तो अब इसमें पॉलिसी में क्या है कि उनको समझ लो किसी ने 2 साल की पढ़ाई के बाद उसको छोड़ना पड़ा किसी वजह से, तो उसको एटलीस्ट एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, और बाद में वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है कहीं से भी। कैसे कर सकता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जा रहा है जिसमें क्रेडिट्स दिए जाएंगे उसको। अब वो क्रेडिट्स का यूज़ वो कहीं भी कर सकता है, अगर उसको फाइनल समझ लो उसने 2 साल की जो है वो डिप्लोमा ले लिया 2 साल पढ़ के, और किसी वजह से उसकी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, फिर वो किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में शिफ्ट हो गया, तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की वजह से जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है 3rd ईयर में
क्योंकि उसके पास ये क्रेडिट्स होंगे, ठीक है। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑफ कोर्स रिसर्च के लिए है ये। फिर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक सिंगल बॉडी बना दी जाएगी हायर एजुकेशन के लिए, जिस ऑफ कोर्स इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो है वो कवर नहीं होगी, बट बाकी सारी स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन को जो है वो यही देखेगा, ठीक है। फिर जो अभी अफिलिएशन की जाती है कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, उसको भी फेज आउट कर दिया जाएगा और ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है कॉलेजेस को धीरे धीरे। फिर और भी इसके अंदर प्रोविजंस है, जैसे नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन्स, फिर मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल्स और हायर एजुकेशन, ये बहुत सारे प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं। फिर सेंटर और स्टेट्स को कहा है कि हम दोनों मिलकर जो है वो 6% ऑफ जीडीपी का जो है वो हम एटलीस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे एजुकेशन के स्ट्रीम में, ठीक है। फिर इसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाए। ये TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो कि 2016 में बनाई गई थी, उनकी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दी गई थी, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको तो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया था उस रिकमेंडेशन को, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लास्ट ईयर जो है वो नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है इसका? बहुत ज़्यादा कंसल्टेटिव प्रोसेस बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, जनवरी 2015 से चल रहा था, उसके बाद ये पॉलिसी 2020 में आई है। सबसे पहले मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम जी जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनके चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। फिर उसके बाद जून 2017 में ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की चेयरमैनशिप में भी बनाई गई, और उनकी सबकी सजेशंस को मिलाकर जो है ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो निकाली गई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक in English. National Education Policy 2021. So as we know that this National Education Policy 2020 was launched last year in July, at the end of at the last week of July. So it has completed 1 year. That's why Prime Minister Narendra Modi ji has addressed school students, teachers, etc. to mark the completion of 1 year of this policy. So that's why, because it has been in news now. So in any way, for all those who are preparing for prelims 2021, this is a very important topic for you, because you can expect a question out of this topic. So let us see the highlights of this policy. So in context of school education, it wants to achieve 100% universalization or 100% enrollment or universalization of education by the year 2030. It wants to replace the 10+2 system with the new 5+3+3+4 curricular structure. So 5 years is 5, these are these stratification is based upon the age of students. So between the age of 3 to 8 years, that is the age gap of 5 years, there will be a separate education criteria or curriculum. Between the age of 8 to 11 years, there will be a separate education curriculum. So, okay, so this stratification is based upon the age gap between the children. So the education will remain for the new system will have 12 years of schooling only, like we have currently, but there will be a stratification so that students can be focused, like between the age of 3 to 8 years, the mind is very flexible, and you can teach a child anything, he will learn more. Okay, so a special type of curriculum would be required for this particular age. Similarly, for 8 to 11 years, a different curriculum would be required. That's why it has not compartmentalized the education in one form, or it has not universalized education in just the entire school education in 12 years. It has made provisions under which different age group of students can have different levels of education. Okay, so there is also provision of 3 years for Anganwadi or preschooling. Okay, and there is focus on foundational literacy and numeracy. So this foundational literacy and numeracy will be focused in these two age groups, 3 to 8 and 8 to 11 years. And there is a provision that vocational education will start from the class 6th, and internships will also start from this very tender age, at least till the age of till the class of, or till the grade of 5th. There will be education in mother tongue or regional language, so that no other language can be imposed on any student. A 360-degree review will be taken of the student, and currently we just launch progress cards or report cards based upon the educational performance of the child, but this 360-degree review will
monitor the progress of monitor the overall progress of a child. Okay, so there is also provision for teacher training. Okay, the B.Ed course, which is currently of 3 years duration, it will be increased to 4 years integrated B.Ed degree by the year 2030. So now let us see what is this higher education. What are the recommendations of this national education policy by for higher education? So gross enrollment ratio is will be targeted to be 50% by the year 2035. So can you see the difference? For school education, they are targeting 100% gross enrollment ratio by the year 2030. But for higher education, the target is to have at least 50% gross enrollment ratio by the year 2035. So you'll have to remember this, because I've told you that there can be a point in a question where these years can be changed, or this 50% will be made 100%, so just to confuse you, so you'll have to remember this. Okay, so there is a provision that curriculum would be flexible. Okay, if I am from an engineering background, but I want to study history or polity or any subject from humanities stream, I can do that, because there will be flexible curriculum and there will be an interdisciplinary approach. And the good thing about this higher education the recommendations for higher education is that there will be academic bank of credits, in which just suppose if that you have to leave the college in 1 year or 2 year, you will be rewarded suitably, such as that if you have completed 1 year of education, then you will be given a certificate. If you have completed 2 years of that degree, you will be given advanced diploma. If you have completed 3 years, you will be given the bachelor's degree, and if you have completed 4 years, the entire period of the college education, then you will be awarded with the bachelor's with research degree. Okay, so these academic bank of credits will help you. So in case you are forced to leave the college after 2 years, you will be given an advanced diploma, and later on, in any part of the country, you can join the college from the 3rd year, because you have already completed 2 years, by using these credits. And you can of course increase your credits by earning these credits through different streams. Like if you opt for more subjects, you will be given more credits. If you have performed well, then you will be given more credits, and it will this academic bank of credits will facilitate transfer of credits, and it will help you to gain education in any part of the country. Okay, so this National Research Foundation will basically focus on research building and imbibing a culture of research in the country. This Higher Education Commission of India will be an overarching exoskeleton a body for the higher education. Of course, it will exclude medical and legal education. The current practice of affiliating colleges will be phased out in 15 years. Okay, and autonomy will be graded in a graded manner. Autonomy will be given to the colleges. Okay, and there are other recommendations also. This National Education Technology Forum will be established, so that people can exchange ideas on the use of technology freely. Gender inclusion funds, special education zones, multilingualism in the entire education sector will be promoted. Center and states will work together to increase public investment in education sector to reach almost 6.6% of GDP at the earliest. So TSR Subramaniam Committee, the first committee which was established in 2016 to give recommendations on the national education policy, it also recommended that Ministry of Human Resources and Development must be renamed as Ministry of Education. So this was accepted last year only. Okay, now we have Ministry of Education instead of HRD Ministry. The background of this policy is that since 2015 January, a consultative process was launched to draft the national education policy. In 2016, a committee was established under the chairmanship of late Shri TSR Subramaniam ji, who was the former cabinet secretary of India. In June 2017, Dr. Kasturi Rangan committee was established to give suggestions on this draft education policy prepared by TSR Subramaniam ji. Based upon the suggestions of these two committees and inputs received from other stakeholders,
The National Education Policy 2020 was launched last year, and it has been in operation since the last 1 year. Okay, so now let us see the next topic, which is Pandit Deen Dayal Upadhyay उन्नत कृषि शिक्षा योजना. तो अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने लोकसभा में बोला है कि हमने 108 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं 24 स्टेट्स और यूटीज़ में अंडर ये PDD UKSY स्कीम के अंदर. ठीक है, तो ये स्कीम जो है इसको 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है, काओ बेस्ड इकोनॉमी में आप कैसे जुड़ सकते हो. काओ बेस्ड इकोनॉमी क्या होगा, काओ डंग का कैसे यूज़ किया जा सकता है, और काओ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, सॉइल आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी उससे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनमें सिखाई जाती हैं. अब कौन ये ट्रेनिंग करवाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एजुकेशन विंग जो है वो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और विलेज लेवल पर फार्मर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है. ठीक है, अब जो है कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. तो जो फार्मर्स खासकर जो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में, काऊ बेस्ड इकोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, उनको ये ट्रेनिंग के लिए वो इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं. वो फार्मर्स जो होते हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि उनको हम सबसे पहले ये ट्रेनिंग दें. ठीक है, फिर ये भी देखते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो ठीक से रिप्रेजेंट हो रही हैं हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में या नहीं हो रही हैं. फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, मतलब विमेन को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना मैन को ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं. So now let us see this topic in English. Pandit Deen Dayal Upadhyay उन्नत कृषि शिक्षा योजना. So recently Union Agriculture Ministry has informed the Lok Sabha that they have already started or organized 108 training programs in 24 states or UTs of the country. This scheme is basically aimed to develop human resources in organic farming, natural farming and cow-based economy, so that a sustainable agriculture and soil can be practiced, and with focus on soil health. Okay, this scheme is being implemented by Indian Council for Agricultural Research Education Wing, and it is training these farmers at the village level, so that technical support is provided to these farmers so that they can shift towards organic farming and natural farming techniques. So they identify those farmers who will be given this training through criteria. So they have to assess if which farmers are interested in this organic farming, etc. And all those who are already doing it, they will be given priority. This education wing of ICAR also ensures that all communities are fairly represented in the training program and there is no gender discrimination. Okay, so now let us see the next topic, which is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Amendment Bill 2021. तो आपको पता है ना, जो अभी यूनियन कैबिनेट ने इस बिल को क्लियर किया है. तो अभी होता क्या है कि अगर कोई बैंक जो है वो लिक्विडेट होता है या उसके ऊपर वो मॉरिटोरियम लगा दिया जाता है कि उस पर से विड्रॉल की लिमिट लगा दी जाती है कि इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो उस केस में बहुत सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा फंस जाता है, या फिर अगर लिक्विडेशन हो रही है, वो बैंक बंद किया जा रहा है, तो उस केस में भी बहुत लंबे टाइम के लिए, कई बार तो 7-7, 8-8 साल के लिए पैसा फंसा रह जाता है डिपॉजिटर्स का. तो उस केस में अब क्या होता है कि आपको पता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो इंश्योरेंस करके देती है हर डिपॉजिटर को कि अगर बैंक डूब गया और आपके पैसे डूब गए तो आपको हम 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको देंगे. ठीक है, अगर आपको जितना भी, अगर 5 लाख से कम है तो ऑफकोर्स आपको उतना ही मिलेगा, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर जो आपको पैसा मिलेगा अगर बैंक डूब जाता है तो. ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कौन करके देता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की है एक सब्सिडरी है. ठीक है, तो अब इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन देता है? जो आपके बैंक्स हैं वो खुद ही एक प्रीमियम देते हैं, वो आपसे कोई इस चीज़ का पैसा नहीं लेते हैं. और ये प्रीमियम जो है वो, और जो ये इंश्योरेंस है ये सारे बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे कोई लोकल एरिया बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उन सब के डिपॉजिटर्स को मिलती है ये इंश्योरेंस. ठीक है, तो अब इसमें चेंज क्या किया जा रहा है? जो टाइम लाइन थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई बैंक लिक्विडेट हो जाता है, बंद हो जाता है,
दिवालिया हो जाता है, तो पहले क्या होता था कि डिपॉजिटर्स को 8 से 10 साल तक वेट करनी पड़ती थी कि उनका पैसा जो है जब वो पूरी प्रोसीडिंग्स ख़त्म होंगी उसके बाद उनको मिलता था। तो अब क्या इंश्योरेंस जो ये कंपनी होगी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये 90 दिन के अंदर अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पहले पैसा दे देगी, उसके बाद अपनी जो लिक्विडेशन चलती रहेगी बैंक की वो अपना अलग चीज़ है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड Credit Guarantee Corporation Amendment Bill 2021. So Union Cabinet has cleared this amendment bill. Currently, all the depositors are entitled to an insurance for the deposits and by this DICGC. But in case of a failure of a bank or liquidation of a bank, the money of depositors gets stuck in the bank for many years, and this DICGC, it ensures that the depositor's money is not lost. So in case you have a deposit of less than 5 lakh rupees in a bank, then you will be rewarded by this, you will be given your money back by this DICGC because it's an insurer. In case you have a money more than 5 lakh in your bank account, then up to 5 lakh rupees is awarded to you. Okay, so this insurance is basically done by the banks in which you are holding an account, and in case of the failure of that bank, DICGC pays to the depositor this sum of money. Okay, the premium is paid by the banks in which you are holding an account, and they are not charging you any money for that. Okay, so this DICGC is a fully owned subsidiary of RBI, and now what is being changed, like I've told you, in case of failure of a bank or a liquidation of a bank, the money of the depositors get stuck in the bank for more than 8 to 10 years. So in that case, the depositors will have to wait for so many years to get their money back. But now the government is amending this bill so that the DICGC will pay these depositors whose money is stuck in a bank which has failed, and this their money will be given within 90 days to the depositors. Okay, so this amendment has been introduced by the Union Cabinet, and it may be passed in this monsoon session, of course. Okay, so now let us see the next topic, which is support for tribal research. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बोला है कि हम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते हुए एक स्कीम है, फिर एक ट्राइबल फेस्टिवल रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन की जो स्कीम है उसके थ्रू हम ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इन स्कीम्स में क्या क्या किया जाता है, जैसे कि रिसर्च स्टडीज़ या बुक्स जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो कि रिच कल्चर ट्राइबल कल्चर हेरिटेज को जो प्रमोट कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं या फिर प्रमोट करने का काम करते हैं। फिर ट्राइबल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि ट्राइबल्स एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जो है वो बात कर सकें, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। फिर जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्राइबल्स की इंडिजिनस प्रैक्टिस हैं, उनको प्रमोट करने का भी काम किया जाता है इन्हीं स्कीम्स के अंदर। फिर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम भी बनाए गए हैं ताकि जो है इनके जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। फिर जितनी भी रिसर्च होती है ट्राइबल्स के बारे में वो उसको एक डिजिटल रिपोजिटरी में सेव किया गया है, repository.tribal.gov.in, और इसमें ऑलरेडी बहुत सारा डेटा सेव किया गया है ताकि हम ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज को सेव करके रख सकें। फिर ट्राइफेड जो है वो आदि महोत्सव जो है वो आपको पता ही है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराता है। आदि महोत्सव क्या होता है, ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें ट्राइबल कल्चर को प्रमोट किया जाता है। उनके जैसे समझ लो कि लद्दाख में जब हुआ था तो उनके वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको प्रमोट किया गया था, दिखाया गया था। एक फेस्टिवल होता है ये जो कि ट्राइफेड ऑर्गेनाइज कराता है। फिर ऐसे ही आर्टिसंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है प्रमोट करने के लिए मेला या आर्टिसन मेला जो है वो ट्राइफेड ऑर्गेनाइज कराता है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको यूज़ करते हुए जिनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सपोर्ट करती है ताकि ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन किया जा सके। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, सपोर्ट फॉर ट्राइबल रिसर्च। So Ministry of Tribal Affairs has confirmed to the Lok Sabha that they are supporting several schemes for preservation of tribal cultural heritage. So they are promoting certain research studies, publication of books or documents which are focusing on tribal cultural heritage.
They are conducting cultural exchange programs. They are preserving the documentation and research of indigenous practice of these tribal communities. They have also opened 10 tribal freedom fighters museums who were involved in the patriotic deeds of tribal people during the British era. And they have also, the Ministry of Tribal Affairs has also launched a searchable digital repository which of all tribal cultural heritage. So all the research papers, books, documents, etc. are saved in this digital repository, and anyone can access it on this website, which is repository.tribal.gov.in. The TriFed also conducts several festivals like Adi Mahotsav festival at national level, at state level, to promote the tribal culture. Similarly, artisan melas are conducted by TriFed so that new artisans and their new products can be identified and they can be promoted through such artisan melas. Okay, so now let us see the next topic, which is parliamentary privileges. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट, एक केस में जो है वो जजमेंट दी है कि लॉ मेकर जो है वो प्रिविलेजेस का जो है वो सहारा लेते हुए क्रिमिनल एक्ट्स जो है वो नहीं कर सकते. ठीक है, तो अभी केस क्या था कि केरला गवर्नमेंट ने जो है वो प्ली डाली थी कि जो हमारे कुछ लीडर्स हैं जिनके ऊपर वैंडलिज्म और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का चार्ज लगा है, बजट स्पीच के टाइम पर असेंबली फ्लोर पे उनको जो है वो विड्रॉ कर लिया जाए उस प्रोसिक्यूशन को. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि जो ये लोग वैंडलिज्म करते हैं ये सहारा लेते हुए कि ये वो उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं या लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस हैं उनके पास, और वो असेंबली के हाउस में या पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं या क्रिमिनल एक्ट्स करते हैं, यूज़ करते हुए कि उनके ये अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का यूज़ करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके लिए कोई गेटवे नहीं है कि आप जो है वो अपने क्रिमिनल एक्ट्स कर सको और उसको आप नाम दे दो कि वो आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है. ठीक है, ये कोर्ट कह रहा है ऑफ कोर्स. तो उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का असल मोटिव ये था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या लेजिस्लेटर्स हैं वो अपने एसेंशियल फंक्शंस को बिना डरे जो है वो पूरा कर सकें. उसका मतलब ये नहीं था कि आप अंदर जाके अपनी क्रिमिनल एक्ट कर सको और आप जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का यूज़ करके जो है वो बच जाओ. ठीक है, कलेक्टिव डेलिब्रेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए जो ये एसेंशियल फंक्शंस है इसको अच्छी तरह से जो है वो करने के लिए ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाई थी, ना कि गुंडागर्दी या वैंडलिज्म करने के लिए नहीं बनाई थी. ठीक है, अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के प्रोविजंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देता है. आर्टिकल 194 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर ये प्रिविलेजेस देता है. ठीक है, अब ये होती क्या है प्रिविलेजेस. अब राइट्स और इम्यूनिटी होती है लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो कि लेजिस्लेटर्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती जो कि वो जब वो लेजिस्लेचर के अंदर जो भी वो जैसा भी बिहेवियर कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी वो बिहेवियर कर रहे हैं या बोल रहे हैं पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के अंदर, उसके बेसिस पर उनके ऊपर जो है वो कोई भी कार्रवाई या फिर उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता. ठीक है, अब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है. ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को ना जो है वो असल में कोई कोडिफाइड नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ बताया नहीं हुआ है. तो जनरली हम ये मानते हैं कि अगर हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसको आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए जो है अब ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो कोई बाहर वाला भी कर सकता है. समझ लो अखबार में कोई आर्टिकल छप गया या कुछ आर्टिकल या फिर कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ छपा जिसमें हाउस की प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ गलत लिखा गया है या फिर उसकी जो है प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश की गई है, तो उसके ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जो है वो प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं. ठीक है, अब ये प्रोसीजर क्या होता है इसमें. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रिविलेजेस कमेटी बनाते हैं जिसमें 15 मेंबर्स जो है वो असेंबली के होते हैं और 11 मेंबर्स जो है वो काउंसिल के होते हैं. ऑफकोर्स ये पार्लियामेंट के केस में उल्टा हो जाता है. ठीक है, जब हमारे लोकसभा स्पीकर और जो है वो राज्यसभा चेयरमैन जो है वो बनाते हैं कमेटी को, और ये स्पीकर और चेयरमैन जो है अगर कोई भी उनको केस लगता है कि जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जा रही है तो जो वो प्रिविलेजेस कमेटी को वो दे देते हैं और वो मैटर को दे देते हैं और वो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, so now let us see this topic in English. Parliamentary privileges. So Supreme Court has held that lawmakers cannot take the umbrella of freedom of speech or parliamentary privileges to hide their
deeds of vandalism and destruction of public property. So there was a case in which Kerala government had pleaded to the Supreme Court that cases against their own leaders accused of vandalism and destruction of public property on the assembly floor in 2015's budget speech, these cases must be withdrawn because they are having parliamentary privileges. So now the court has said that no, they don't. These parliamentary privileges are not valid for acts of vandalism. You cannot use these parliamentary privileges to hide your criminal acts. Okay, so they have said that parliamentary privileges are not gateways for legislators to claim exception from the law of the land, and these privileges were made by the constitutional makers for the legislators to perform their essential functions of decision making and collective deliberation, and not to indulge in acts of vandalism or harm to public property. Okay, so these provisions are dealt in the constitution under Article 105 of the Constitution for the Indian Parliament. So all the parliamentary privileges with respect to Indian Parliament are dealt by Article 105 of the Constitution. In case of state legislatures, Article 194 deals with these privileges of the legislators. So these privileges are basically the rights and immunities enjoyed by the legislatures or the legislators, because they are granted protection from any civil or criminal liability. They can act or do anything in the parliament or the legislature, and they are immune from any civil or criminal liability because they are deemed to be performing their legislative duties. So what is a breach of privilege? So in case somebody misuses this privilege, or someone outside of the parliament or the legislature tries to hinder the progress of the parliamentary or legislative proceedings, that is called breach of privilege. Of course, it is not codified anywhere, but of course it means that anyone who tries to obstruct or impedes the house proceedings, it will be called as the breach of privilege. So in case of state legislature, like we are dealing with Kerala's case, so in case of state legislature, the legislative assembly speaker or legislative council chairman constitutes a privileges committee which consists of 15 members in assembly and 11 members in the council, and this committee suggests after the speaker or chairman recommends it this committee that they should examine this case of breach of privilege. They investigate that case and recommend to the speaker or chairman that such and such action can be taken against this individual who has indulged in obstructing the proceedings of the house. Okay, so these were our topics for today. आज आपको हम weekly compilation भी share करेंगे, so just read that. Now we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.